चलो भैया फिर से करना वही है डिस्कस, दैट इज मॉक टेस्ट। भाई फिजिक्स में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है या अभी भी डर लग रहा है कि नहीं फिजिक्स अभी भी हमारी ठीक ठाक भी नहीं हुई है, ऐसा कुछ है? थोड़ा बहुत आ रहा है। अभी भी डर फिर आ रहा डर है? लग रहा है। चलो ठीक है। यार देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, डर बिल्कुल एंड तक भी लगेगा। थोड़ा सा इस चीज में फोकस कर लेना, एग्जाम में पैनिक मत करना। मेंस वालों ने भी यही गलती करी है। उनका जब हमने क्लास में पेपर सॉल्व कराया ना मेंस वाला, वो आंसर दे पा रहे थे, सब कुछ सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन एग्जाम में वो सॉल्व नहीं करके आए हैं और एग्जाम में सिली सिली मिस्टेक्स करके आए हैं जो अब यहाँ पे नहीं कर रहे हैं वो। तो बस एग्जाम में पैनिक मत करना, माइंड से ये थॉट निकाल दो कि तुम्हें नहीं आता या सही से प्रिपरेशन नहीं हुई है। यार बहुत सही प्रिपरेशन हो रही है आपकी, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस रखना है और कुछ नहीं। बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग तुम्हें करनी है अपनी बायो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। चलो भाई, लेकिन फिजिक्स को छोड़ना नहीं है, कहीं छोड़ के चल दो। आ जाओ ठीक है। क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है, फर्स्ट क्वेश्चन मोशन इन वन डायमेंशन का ही है। एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोल दिया तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सर 0। जीरो, बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और एसिलरेट कर रही है कांस्टेंट रेट से। एसिलरेट्स एट द रेट ऑफ, मतलब एसिलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर के लिए एसिलरेट किया? फॉर 5 सेकेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इट ट्रेवल्स विद, इट कंटिन्यूअस टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स हमें क्या कैलकुलेट करके बताना है? हमें बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ऑप्शंस 50 मीटर्स, ऑप्शन बी 125 मीटर्स, ऑप्शन सी 165 मीटर्स एंड ऑप्शन डी 225 मीटर्स। भाई क्या हो गया इस पेन को? एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूं। भैया क्वेश्चन है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट्स एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। It continues to move with uniform velocity for the next 10 seconds. Find the total distance traveled by the body. तो आओ साथ में सॉल्व कर रहे हैं, आप चेक करना कि आप कहाँ अटक रहे थे या कहाँ नहीं अटक रहे थे। भाई फर्स्ट स्टेप उसने क्या बोला है, स्टार्ट तो वो कर रहा है 0 से। एसिलरेशन भी गिवन है पहले 5 सेकंड के लिए। तो एसिलरेशन कितनी गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम के लिए भैया? फॉर 5 सेकेंड्स के लिए। तो यार इसके लिए क्या करोगे, दो चीजें कैलकुलेट करोगे। एक तो आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे कि भैया 5 सेकंड तक अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, और इस 5 सेकंड के अंदर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो यार सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u 0 हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 और टाइम की वैल्यू 5। तो फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड बाद कितनी हो गई है? 10 मीटर पर सेकंड। पहली चीज। दूसरी चीज, अब चाहे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as कर लो, या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से ये पता करो कि पहले 5 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। तो यार ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन 2 और टाइम का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने पहले 5 सेकंड में? 25 मीटर्स। एक बार चेक करो कि ये पहला है, दो स्टेप्स क्लियर हैं बिल्कुल? यस सर। डन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेकंड तक तो एक्सेलरेट किया, उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए वो भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यार वो कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी होगी? वो कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी?
सर 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यार बिल्कुल ये इमेजिन करो कि कार चला रहे हो, भैया कार रेस्ट पे थी, आपने एक्सीलरेट किया, भैया कार की कोई ना कोई वेलोसिटी हो गई, अब उस वेलोसिटी पे आप कांस्टेंट चल रहे हो 10 सेकंड के लिए। तो अब इधर हमारे पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है भैया हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है हमारे पास एक ही फॉर्मूला यूज हो सकता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी इनटू टाइम। बस बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी 10, टाइम भी 10, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 100 मीटर्स। तो पहले 5 सेकंड में मैं चला 25, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में चला 100। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? दैट इज 125 मीटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भैया? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। चेक करो इस टाइप के क्वेश्चन में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा वैसे आप सब प्लीज थोड़ा सा शेयर करो यार। सब यस सर। लोग मतलब वैसे क्या कहते हैं, प्रिपेयर कैसे कर रहे हो रोज? क्या प्रिपरेशन शेड्यूल है तुम्हारा? क्या टेक्निक है मतलब बेसिकली? रोज बस किताबें पढ़े जा रहे हो या क्या कर रहे हो मतलब? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो महक? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या कुछ और टेस्ट सीरीज वगैरह? सर कुछ सर प्रीवियस ईयर। फिर ठीक है। यार आपको एक चीज बता देता हूँ, प्लीज थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाओ, अभी भी 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में भी काफी स्ट्रैटेजी लग जाएगी। काफी लोग अभी भी क्या कर रहे होंगे कि भैया वो चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, किताबें थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे होंगे। खासकर बायो में यही देख रहा हूं मैं। जैसे हमारे यहाँ भी बच्चे आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई बायो का मटेरियल है, मॉड्यूल है, वो रोज उसी को रीड करने में लगे हुए हैं। भैया ये छोड़ दो, अब 4 दिन में झंडे नहीं गड़ेंगे। छोड़ दो ये सब चीजें। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है भैया, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर सको, या टेस्ट सीरीज, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी या इतने सारे टेस्ट सीरीज हैं, रोज ये ही सॉल्व करना है। जो चीजें छूट गई है ना, वो भी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिवाइज हो जाएंगी। जैसे मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा बायोलॉजी में ही रिवीजन चल रहा है अभी भी। मेजोरिटी बच्चों का थ्योरी पढ़ रहे हैं। भैया मत पढ़ो थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उससे थ्योरी तुम्हारी अपने आप रिवाइज हो जाएगी। अलग से थ्योरेटिकल चीजें रिवाइज मत करना अब। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना लो इस चीज की, कि कम से कम भैया 2 घंटे दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने हैं पेल के। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन लगा लिए बहुत हो गया। बढ़िया वाले ढंग से लगा लो एक बार। इसको देख लेना यार प्लीज थोड़ा सा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अब हमें टेंशन होने लगी है तुम लोगों के लिए, जैसे जैसे डेट्स पास आ रही है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा करते हैं। अ, एक मिनट रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास एक मीटर ब्रिज है। मैं मीटर ब्रिज का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, कि ये हमारे पास एक मीटर ब्रिज है, ये है उसका लेफ्ट गैप। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लेफ्ट गैप में हमने एक रेजिस्टेंस फिक्स किया हुआ है, दैट इज ऑफ 5 ओम्स। इसके राइट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया आपका एस। भैया ये हमारी वायर ए बी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, जो ये न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, ये हमारी इस वायर को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चेक करो कि हमारे पास मीटर ब्रिज का सेटअप है। लेफ्ट गैप में हमने एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है 5 ओम्स का, राइट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस एस। बैलेंसिंग लेंथ जो हमें मिल रही है वो डिवाइड कर रही है ए बी वायर को 2:3 में। इस बेसिस पे हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, अननोन रेजिस्टेंस। ऑप्शंस भाई कहां गया, ऑप्शंस है 3.3 ओम्स, ऑप्शन बी 7.5 ओम्स, ऑप्शन सी 10 ओम्स, ऑप्शन डी 15 ओम्स। चलो ट्राई करो यार, ये वाला तो आता ही होगा, रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स वगैरह भी सब कुछ दिया है, मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट वैसे भी इजी था।
भाई मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम इस ए से लेके न्यूट्रल पॉइंट वाले को पी कंसिडर करते थे, एन से बी वाले को क्यू कंसिडर करते हैं, इस वाले को आर, और ये लास्ट वाला तो एस है ही। भाई मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट के मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से ए से लेके एन तक पी, एन से लेके बी तक क्यू, ये आर ये एस। तो हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती है? न्यूट्रल पॉइंट मिला है तो मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उसके हिसाब से P बाई क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू R बाय S। यार इतना सिंपल सा था, 10 सेकंड से ऊपर क्वेश्चन में लगने नहीं है इस वाले में। S की वैल्यू फाइंड करनी थी, S की वैल्यू फाइंड करनी थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। S की वैल्यू फाइंड करूंगा तो आ जाएगा R क्यू बाय P। R की वैल्यू गिवन है 5, Q बाय P का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2, क्योंकि P इज टू क्यू का रेशियो 2:3 है, तो Q बाय P का रेशियो 3/2। भैया सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये? 15/2। 15/2 का मतलब 7.5 ओम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? दैट इज ऑप्शन बी। डन सर। डन, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। भैया ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, हमें इंक्लाइंड प्लेन का ये एंगल गिवन है दैट इज 30 डिग्री। एक बॉडी है वो स्लाइड करते हुए नीचे आ रही है, ये बॉडी हो गई वो स्लाइड करते हुए नीचे आ रही है। इस बॉडी का मास हमें गिवन है 100 ग्राम्स। और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है भैया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है दैट इज 0.7। क्वेश्चन क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए, भैया ऑप्शन बड़े वैसे से हैं, 0.7√2/3 न्यूटन। ऑप्शन बी 0.7√3/2 न्यूटन। एक मिनट, गलत लिख दिया, √3/2 है बस। ऑप्शन सी 0.7√3 न्यूटन, एंड ऑप्शन डी 0.7√2/3। चलो भैया आपको फोर्सेस मार्क करने आते ही होंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये स्लाइड कर रहा है नीचे, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। भैया नीचे अलोंग दी प्लेन बताओ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सर mg sin थीटा। बहुत बढ़िया। इधर लग रहा होगा इसके परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, mg cos थीटा। ऊपर लग रहा होगा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे अलोंग दी प्लेन पीछे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। हमें फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला न्यू इंटू एन। तो ये हो जाएगा न्यू इंटू एन की वैल्यू किसके बराबर? mg cos थीटा के बराबर। सारी वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो। 0.7, मास की वैल्यू 100 ग्राम्स है, किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। ग्रेविटी की वैल्यू क्वेश्चन ने कितना लेने के लिए बोला है? कुछ लेने के लिए नहीं बोला, तो शायद से हमें 9.8 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लेने के लिए नहीं बोला है। तो 9.8 एंड cos 30 डिग्री भैया √3/2। तो एक काम कर लो, इसको 9.8 नहीं 10 ही ले लो। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है लेकिन गलत है, मेंशन करना था उनको। दैट इज 10। कैंसिल आउट करो, क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं भैया? 1000 कैंसिल आउट, तो हमारे पास सीधा साधा आंसर आ गया 0.7
√3/2। मतलब हमारे पास ऑप्शन चल रहा है यार, कंटिन्यूअसली बी ही ऑप्शंस आए जा रहे हैं। भैया एक मिनट, इसका आंसर वेरीफाई करने दो, यही है, यस यही है। आंसर। चलो डन, बढ़िया। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से है। देखते हैं भैया किसको कॉन्सेप्ट पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, दैट इज 4/3। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, if the refractive index of water is 4/3 and that of given slab of glass immersed in it, हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज 5/3। हमें फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द लाइट रे इज ट्रैवलिंग, लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ऑप्शंस भैया, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। सेकेंड ऑप्शन, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। थर्ड ऑप्शन, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। लास्ट ऑप्शन भैया, डेटा इनसफिशिएंट, कि नहीं कैलकुलेट कर सकते, डेटा इनसफिशिएंट। तो मेरे को बताओ क्या फॉर्मूला था TIR के लिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR? दिवेश तुम्हारा कैमरा ऑन है। ऑप्शन सी आ रहा है, चलो चेक करते हैं। बी, चलो। या TIR के लिए कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब मैंने आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था तब भी मैंने ये बात बहुत बार बोली थी कि भैया जहां पे भी रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख जाए तो याद रखना कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जैसे ऊपर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर बेसिकली हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिया है। नीचे न्यू क्यों आ रहा है, बिकॉज इधर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम लिया है। क्योंकि TIR सिर्फ तब होता है जब लाइट रे कहां ट्रेवल करती है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का होना चाहिए, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डेंसर मीडियम का होना चाहिए इस TIR वाले फॉर्मूले में। तो बस आपको सब्स्टिट्यूट करना था, वो आपकी बस इतनी ही इंफॉर्मेशन चेक कर रहा था, नॉलेज, कि आपको क्या सिर्फ ये फॉर्मूला रटा हुआ है या इसका कॉन्सेप्ट भी पता है। तो भैया अब म्यू एयर की जगह, 1 की जगह आप क्या लिखोगे, कौन So सा है mu रेयर water. मीडियम? वेरी गुड, म्यू वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दो 4/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास IC की वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स ऑफ 4/5। तो भैया डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, कैलकुलेट तो हो ही रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। Done, sir. डन, वेरी गुड महक। Done. ध्रुव मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं तुम बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो यार। आंसर तो आते हैं तुम्हारे, लेकिन मतलब मेजोरिटी आंसर्स तुम्हारे उसमें जाते हैं, गलत में जाते हैं। तो थोड़ा एग्जाम में ध्यान देना कि नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स लूज मत कर लेना। यस सर। हाँ, क्योंकि अगर इस हिसाब से तुम आंसर देते रहे तो नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स लूज कर दोगे सारे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेक्टर्स का। वो बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, एक वेक्टर है हमारे पास I+J एंड I, इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। ऑप्शंस 45 डिग्री,
0 डिग्री, 90 डिग्री, भैया नन ऑफ दीज। क्वेश्चन रिपीट, इसको दो अलग अलग वेक्टर्स की तरह कंसीडर कर सकते हो। मैं क्वेश्चन इसी तरीके से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि भैया हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप, और हमारे पास दूसरा वेक्टर है दैट इज आई कैप। हमें इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है कि कितना एंगल होगा। ऑप्शन 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, या नन ऑफ दीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार जब भी एंगल फाइंड करने के लिए आए बिटवीन दी टू वेक्टर्स, याद रखना आपको करना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ए डॉट बी जब सॉल्व करेंगे तो आई को आई से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से, के को के से। तो आई को आई से मल्टीप्लाई कितना आया 1, जे का जे से मल्टीप्लाई किया जाए तो जे का कोई टर्म है ही नहीं तो 0, तो बस यही आ गया। वैल्यू ऑफ ए, भैया वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालेंगे अब, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ए में क्या क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ जाएगा √2। वैल्यू ऑफ बी 1 इंटू कॉस थीटा, तो भैया कॉस थीटा आ गया 1/√2। 1/√2 मतलब कौन सा एंगल हो गया ये, सबको पता है 45 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज 45 डिग्री, ऑप्शन ए 45 डिग्री। डन सर। डन। चलो भैया ये तो सब अभी बिल्कुल बढ़िया सिंपल सा ही चल रहा था मामला। चलो आओ यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ गिवन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, कि हमने एक आइडियल गैस को किसी एक प्रोसेस के थ्रू लेके गए हैं, और इसमें क्या क्या हो रहा है भैया, वर्क डन 0 गिवन है, एंड डी क्यू की वैल्यू मतलब चेंज इन हीट की वैल्यू <<0 गिवन है। तो हमें बताना है कि देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। For an given ideal gas through a process, dW is equals to 0 and dQ is less than 0. Then, which of the options are correct? First, कि भैया temperature will decrease. Second option, volume will increase. Third option, pressure remains constant. And last option, कि temperature will increase. चलो ट्राई करो, सोचो कौन सा प्रोसेस होगा, वर्क डन 0 आ रहा है और डी क्यू की वैल्यू <<0 आ रही है, तो उस केस में टेम्परेचर, वॉल्यूम या प्रेशर किसके साथ क्या चेंजेस आ रहे होंगे। बढ़िया ध्रुव। चलो भाई आओ सिंपल सी चीजें करके देखते हैं। भाई मेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कि डी क्यू की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू भैया कुछ ना कुछ वर्क डन प्लस कुछ ना कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तो हो गया कैंसल आउट, 0 क्वेश्चन में गिवन है। तो यार इधर हमें क्या बोला हुआ है कि डी क्यू की वैल्यू <<0 है और डी क्यू डी यू इक्वल है, तो मैं यही कह सकता हूं ना कि भैया डी यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, <<0 हो जाएगी। भैया जब डी क्यू और डी यू दोनों इक्वल हैं तो डी क्यू की वैल्यू <<0 तो डी यू की वैल्यू भी <<0। अब डी यू का फॉर्मूला क्या होता है,
भैया एन सी वी डेल्टा टी इज लेस देन जीरो, तो मतलब एन और सीवी तो कांस्टेंट है, तो मतलब डेल्टा टी इज लेस देन जीरो। भैया चेंज इन टेम्परेचर लेस देन जीरो कब आ सकता है? चेंज इन टेम्परेचर लेस देन जीरो तभी तो आएगा जब हमारा टेम्परेचर क्या कर जाएगा, जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता, फिर तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करूंगा तो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो यहां लिख रहा हूं इस तरीके से कि भैया ये तभी पॉसिबल है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लेस देन जीरो, तो मींस फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, तो मतलब टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए कि टेम्परेचर विल डिक्रीज। Yes, sir. Done, sir. डन, चलो बढ़िया। आते हैं भैया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दो मेरे को। हम्म, कुछ अब अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इधर। चलो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मिल गया है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें बोला हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के। ये एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है ऑफ रेडियस आर, मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ऑन दी, एक मिनट पूरा क्वेश्चन पढ़ने दो। काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड एस, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड एस। एक रिलेशन गिवन है, किस तरीके से कर रहा है कि भैया k इज इक्वल्स टू, अभी मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा, आप बस लिखते चले जाओ, ए एस स्क्वेयर वेयर ए इज कांस्टेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। पहले आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। Done, sir. डन। यार क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, जैसा मर्जी सर्कल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये कुछ नहीं बोला हुआ। तो एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस गिवन है आर। अब इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। और वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और उसके लिए इक्वेशन गिवन है कि भैया मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उसका स्क्वायर करूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी का चेंज मिलेगा। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, और वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पे मेरे को फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल कैलकुलेट करना है। एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं। बस एक मिनट दो मेरे को, फिर इसका
चलो भाई। महक, गुड। महक सॉल्व किया था या क्या किया? सर पहले भी किया था तो फिर मतलब अच्छा, आता ही था। ठीक है, डन, बढ़िया। चलो भाई, देखो थोड़ा सा शायद से लेंथी लगे क्वेश्चन। सबसे पहले तो यार एक भी चीज याद रखो, ये कितनी बार बोल चुका हूं कि अगर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके पास तीन एक्सीलरेशन होती है। एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसका फॉर्मूला v² बाय r होता है। दूसरी होती है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और तीसरी होती है हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन। ये तो होगी ही होगी, ये 101% श्योरिटी है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। बाकी दो में डाउटफुल केस होता है। डाउटफुल केस इन द सेंस मींस अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ये दोनों नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ही ये दोनों होंगी। लेकिन जब हम ए नेट निकालते हैं तो ए नेट में एंगुलर को कंसीडर नहीं करते। ए नेट में हम हमेशा AC² प्लस AT² ही कैलकुलेट करते हैं। चलो तो आओ डिस्कस करना शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r। तो भैया v की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में? नहीं। r की वैल्यू गिवन है? r ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो v की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भैया हम इक्वेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इस इक्वेशन को, इज इक्वल्स टू as², जो हमें इक्वेशन गिवन है। तो इससे मेरे को बताओ v² की वैल्यू कितनी आ गई? भैया इससे v² की वैल्यू आ गई 2as²/m। चेक करके बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? v² की वैल्यू निकाल ली 2as/m। तो यार मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, दैट इज v²/r। तो मतलब 2as²/m इंटू r। इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको कि भैया हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो निकाल ली। यहीं पे साइड में लिख देता हूं v की वैल्यू, क्योंकि आगे v की वैल्यू भी चाहिएगी। v की वैल्यू आ जाएगी 2as² डिवाइडेड बाय m टू द पावर हाफ, मतलब स्क्वायर रूट में। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह आ जाएगी। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, यहां तक कंप्लीट हो जाए तो बता दो, और कुछ डाउट है तो भी पूछ लो। डन सर। डन। चलो नेक्स्ट। यार अब आपको एक डिफरेंशिएशन का रूल बताता हूं, चेन रूल। काफी लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा, सिंस मेडिकल बैकग्राउंड है तो भैया काफी लोगों का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट वीक होता है। चेन रूल के हिसाब से सपोज मेरे को ये इक्वेशन गिवन है, y इक्वल्स टू ax प्लस b टू दी पावर n। भाई मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले आप पावर को सॉल्व करो, सिर्फ सिर्फ पावर को सॉल्व करो, अंदर ब्रैकेट वाले टर्म को छेड़ो ही मत। तो पावर को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n-1। अब जब आपने एक बार पावर को सॉल्व कर लिया है तो अब जाके अंदर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करो, बस तब जाके अंदर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करो। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं तो ही चीजें क्लियर होंगी, भैया देखते जाओ, क्योंकि अब इधर चेन रूल अप्लाई करना है। एग्जाम्पल, सपोज मैं इक्वेशन दे रहा हूं y इज इक्वल्स टू 5x² प्लस बी और टू दी पावर 3 ले लो। तो भैया बताओ dy/dx कितना आएगा? सबसे पहले पावर को सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 5x² प्लस बी टू दी पावर 3-1 2 हो जाएगा। उसके बाद अंदर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है। भैया 5x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 5x² का डिफरेंशिएशन ये तो आता ही होगा 10x, और b कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। भैया सबको 5x² का डिफरेंशिएशन आता है या नहीं आता? सर आता है। आता है ना, डन। तो वो हो जाएगा 10x।
तो बस यही चेन रूल अब हमें लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, आओ समझो चीजों को कि भैया क्या हो रहा है। मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल ली, लेकिन मेरे को अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए थी। भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी, या फिर वी डीवी बाई डी एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, या फिर डी स्क्वेयर एस बाई डी टी स्क्वेयर। अब दिक्कत क्या है, इधर वेलोसिटी की इक्वेशन ना तो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो मैं ये वाला यूज नहीं कर सकता। इधर डिस्प्लेसमेंट की तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो ये वाला भी यूज नहीं कर सकता। भैया मैंने देखा मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आ रही है, तो मतलब यस, हमें ये डीवी बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा हूँ, चेक करना। भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, वेलोसिटी की वैल्यू एज इट इज लिख दो, तो 2a s² बाय m, यही था, यस, टू द पावर हाफ। अब इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है, तो चेन रूल से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा कि भैया हमारे पास हाफ, पहले ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को नहीं छेड़ना है, हाफ माइनस वन इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को छेड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 4a s/m। ये इतनी बड़ी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आई है। आई नो डिफिकल्ट हो गया है सॉल्व करना, लेकिन कुछ ना कुछ कैंसिल आउट वगैरह अगर हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, नहीं तो इस इक्वेशन को यहीं तक छोड़ दो। बस लास्ट के दो स्टेप्स हैं, वो आप अपने आप कैलकुलेट करोगे। मैं बता देता हूँ लास्ट के दो स्टेप्स क्या हैं। भैया अब आप ए नेट निकालोगे। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि वैल्यूज इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आया हुआ है एग्जाम में पहले, लेकिन फिर उसमें है ना हमें वैल्यूज बहुत सिंपल गिवन थी, इतना कॉम्प्लिकेटेड गिवन नहीं था। आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। भैया आप ए नेट निकाल लोगे तो फिर फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इंटू ए नेट। तो भैया चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन मैच करता है। फिर आंसर बता देता हूं, महक आपका आंसर सही था, दैट इज ऑप्शन बी गिवन है। Done, sir. डन, चलो बढ़िया। बस लास्ट दो क्वेश्चंस और। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सब स्टेप्स नोट डाउन कर लेना। भैया रुको, ये तो कुछ बड़ा सा वो हो जाएगा। हम्म, चलो आओ। भाई क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास वन वन एक मिनट रुक जाओ। स्फेरिकल ड्रॉप हैविंग अ पोटेंशियल 2.5 वोल्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ कंस्टिट्यूएंट ड्रॉपलेट्स। ओके भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 125 आइडेंटिकल, मतलब सेम स्फेरिकल ड्रॉप्स है। स्फेरिकल ड्रॉप्स है, ये सारी की सारी स्फेरिकल ड्रॉप्स चार्ज्ड है, और इनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ईच पोटेंशियल ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब हमने इस ड्रॉपलेट्स को 125 ड्रॉपलेट्स को कंबाइन किया, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, तो क्या हुआ कि भैया सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल हमें पता है कि सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना आ रहा है, दैट इज 2.5 वोल्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया बताओ कि एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल कितना था, एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल कितना था, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 0.4 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.2 वोल्ट, एंड ऑप्शन डी 0.1 वोल्ट। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि भैया 125 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, कुछ ना कुछ चार्ज हैं, वो पोटेंशियल वी, उनको कंबाइन किया, एक सिंगल ड्रॉप बनाया, तो टोटल पोटेंशियल आ रहा है हमारे पास 2.5 वोल्ट। तो भैया इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स का पोटेंशियल कितना था।
चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं। यार मैंने आपको ये भी बता रखा है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉपलेट्स कंबाइन वगैरह हो रही हैं, तो भाई सबसे पहले तो वॉल्यूम को इक्वेट करके नया रेडियस फाइंड करना होता है। तो हम लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा 125 इंटू स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स है 4/3 IR 4/3 πr क्यूब। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, एक सिंगल ड्रॉप है तो 4/3 π कैपिटल R क्यूब। 4/3 π 4/3 π कट गया, तो हमारे पास आएगा कैपिटल R क्यूब इज 125 स्मॉल R क्यूब। दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो हमारे पास आएगा कैपिटल R इज इक्वल टू 5R, क्योंकि 125 का क्यूब रूट होता है 5। इक्वेशन 1। बस अब तो काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है कि यार हमें टोटल पोटेंशियल बिगर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल लिखूंगा तो क्या आएगा, के टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस। वेयर एज स्मॉल ड्रॉप का कितना होता भैया, स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल होता के, किसी भी एक छोटी सी ड्रॉप पे चार्ज होगा कुछ ना कुछ क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो भाई यहां से क्यू निकाल लो, क्यू की वैल्यू आ जाएगी वी स्मॉलर इंटू आर डिवाइडेड बाय के। भैया स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे कि यार बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज के टोटल चार्ज जो ड्रॉप को कंबाइन करके मिला है डिवाइडेड बाय टोटल बड़ा वाला रेडियस। वेयर एज वी छोटी वाली ड्रॉप का कितना होता, के छोटी एक सिंगल ड्रॉप का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। तो भैया मेरे को स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी वी एस इंटू आर डिवाइडेड बाय के। ये एक सिंगल ड्रॉप का है, तो अगर 125 ड्रॉप्स का पूछूं तो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा 125 इंटू स्मॉल क्यू। बस अब सारी वैल्यूज रखनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना गिवन था क्वेश्चन में, दैट इज 2.5 के एज इट इज। टोटल चार्ज की वैल्यू है 125 इंटू स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू है वी एस इंटू आर डिवाइडेड बाय के। बचा नीचे कैपिटल आर की वैल्यू 5R। कैंसल आउट करो, क्या क्या कैंसल हो रहा है, के कैंसल, आर कैंसल, और ये कैंसल 25 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा वी एस इज इक्वल्स टू 2.5/25। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट का मतलब हो गया आंसर डी। डन सर। डन, चलो बढ़िया। तो बस अब एक लास्ट क्वेश्चन लॉजिक गेट्स का है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो भैया अपने आप चेक कर लेना। पहले लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। बड़ा अजीब सा हो गया भैया ये तो। चलो भाई, चलो ये कुछ डायग्राम है भैया। दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी, और इसको हमने एक नॉर गेट से पास कराया। नॉर गेट, आपको गेट तो याद होने ही चाहिए, ये नॉर गेट है। यहां से जो निकल रहा है इसको ले लो y1। फिर यहाँ पे फिर से एक नॉर गेट है, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकल रहा है, इसके आउटपुट को ले लो y2। यहाँ पे फिर से एक नॉर गेट है, इससे एक आउटपुट निकल रहा है, इसके आउटपुट को ले लो y3। और एक लास्ट हमने क्या कर दिया, इसको फाइनल फिर से एक नॉर गेट में ही फीड कर दिया। थोड़ा सा लेंथी क्यों इतना दिया है पता नहीं, इतना लेंथी तो होना नहीं चाहिए।
ये फाइनल आउटपुट y। आपको क्या करना है, आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके दिखाना है कि ट्रुथ टेबल क्या होगा। ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके दिखाना है। ट्रुथ टेबल में क्या क्या बताना है जो ऑप्शंस में गिवन है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा ऑप्शंस। बस उन्होंने ए के गिवन है, बी गिवन है और फाइनल वाई। बस इन तीनों का वो गिवन है टेबल। तो भैया ट्राई टू कंप्लीट। चेक कर लो पहले, क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना? लेंथी लगेगा, आई एग्री। बाकी चेक कर लो, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नो सर। डन। तो ट्राई टू सॉल्व इट। और मेरे को ए बी और वाई इसका फाइनल आंसर बताओ, कौन सा मैच कर रहा है, मतलब क्या आंसर आ रहे हैं। मेरे को बस फाइनल आंसर से मतलब है, वाई से। और ये हो जाएगा 0 1। इसके बाद देख लो। भैया सब कंप्लीट करके आंसर्स बताएंगे। यार चेक कर लो, मैंने आंसर लिख दिया है। आंसर आना चाहिए 1100। मतलब ऑर्डर तो आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर तो फाइनल यही रहेगा 1100। अब चाहे किसी का 1001 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग बता रहा हूं, जैसे 1 1 है तो इसका आंसर भी 1 आ रहा है। 0 0 का आंसर भी 1 आ रहा है। 10 का 0 आ रहा है। 0 1 का 0 आ रहा है। सब लोग इस सोल्यूशन को चेक करें, और अगर नहीं आता है तो भैया बताना। तो महक एक बार आप अपना आंसर भाई फिर से चेक करो। Yes, डन। sir. ओके चलो डन। भाई दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको